हूं श्रुति शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 360। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कॉल ड्रॉप अब तक नहीं रुकी है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के आज हैदराबाद में कॉल ड्रॉप ड्राइव टेस्ट जारी किया है, जिसमें सभी 11 कंपनियां फेल हो गई हैं। ये टेस्ट 5 से 7 मई के बीच कराया गया था। टेस्ट ड्राइव के तहत 300 किलोमीटर का इलाका कवर किया गया। टेस्ट में सामने आया कि हैदराबाद के हाई प्रोफाइल एरिया बंजारा हिल्स में कॉल ड्रॉप की समस्या काफी ज्यादा है। 2G नेटवर्क में एयरटेल, एयरसेल, आइडिया, आरकॉम, बीएसएनएल और डोकोमो के नेटवर्क में कॉल ड्रॉप 2% से ज्यादा रही। 2G में वोडाफोन और टेलीनॉर इस टेस्ट में पास होती दिख रही हैं, लेकिन ट्राई का कहना है कि दोनों कंपनियां RLT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके चलते कॉल ड्रॉप होने के कुछ सेकंड तक कॉल बंद नहीं होती। वहीं 3G नेटवर्क में केवल BSNL ने कॉल ड्रॉप का टेस्ट पास किया, जबकि एयरटेल, एयरसेल, आइडिया जैसे बड़े नाम छोटे दर्शन साबित हुए। आपको बता दें कि ट्राई ने यह ड्राइव टेस्ट देश के 12 शहरों में किया था और इससे पहले दिल्ली की रिपोर्ट जारी हुई थी। और अब आपको बताते हैं हैदराबाद में किस नेटवर्क पर कितना कॉल ड्रॉप हुआ, और आपको बता दें कि इसकी लिमिट 2% रखी गई थी। आप देख सकते हैं 2G नेटवर्क में एयरटेल की 4% है, एयरसेल की 4% है और आइडिया की 3.5%, आरकॉम की 4.8%, BSNL की 3.5% और डोकोमो की 4.3%। वहीं 2G नेटवर्क में वोडाफोन की 1.5% और टेलीनॉर की 1.8 यानी 1.8% हुई है। वहीं बात करें 3G नेटवर्क की तो एयरटेल की 2.1%, एयरसेल की 3.1%, आइडिया की 4.1% और 2% आपको याद दिला दें कि लिमिट रखी गई थी और ये फेल हो गए। साथ ही 3G नेटवर्क में जो पास हुए हैं उसमें BSNL 0.8%, एक ऐसा टेलीकॉम कंपनी जो अब पास हुई है इस टेस्ट में। साथ ही साथ जो फेल हुए हैं CDMA, उसमें आरकॉम का नाम शामिल है, टाटा का है 5.5% और साथ ही 3.8%। बहरहाल अब सीधा चलते हैं असीम मनचंदा के पास, हमारे सहयोगी। असीम, आपसे जानना चाहेंगे ये जो 2 कंपनियां फिलहाल पास हुई हैं, जिनका बोला जा रहा है कि वो RLT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, क्या उनके खिलाफ अब कुछ किया जाएगा? देखिए, कल ही हमने टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI चेयरमैन से ये पूछा था कि क्या जो कंपनी RLT का इस्तेमाल कर रही है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो TRAI ने कहा कि हमने सभी टेलीकॉम कंपनियों से डाटा जो है वो मांगा है। पिछले 1 साल का हम डाटा जो है उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन सी कंपनी पहले किस तरह से RLT का इस्तेमाल कर रही थी और कौन सी कंपनी अब किस तरह RLT का इस्तेमाल जो है वो कर रही है। जो अमूमन बाहर के विदेशों में अगर मैं बात करूँ RLT की, तो अगर आपका वॉइस नहीं आती है तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन इन केसेस में दोनों कंपनियां 40 सेकंड तक का RLT जो है वो इस्तेमाल करें, यानी कि अगर 40 सेकंड तक आवाज़ नहीं आएगी तो उसके बाद जो है कॉल ड्रॉप होगा। तो इसमें ऐसे में उपभोक्ता को खुद ही काटना पड़ेगा फ़ोन, और वो जो उपभोक्ता जब फ़ोन खुद काटेगा तो उसको कॉल ड्रॉप की कैटेगरी में जो है वो रखा नहीं जाएगा। तो दोनों कंपनियां जो है कॉल ड्रॉप से बचने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। और TRAI का कहना है कि अगर RLT 40 को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो दोनों कंपनियों का जो है वो कॉल ड्रॉप 2% मार्क से ज़्यादा, यानी कि कोई भी कंपनी जो हैदराबाद में कराए गए टेस्ट में पास नहीं हुए, सारी कंपनियों का कॉल ड्रॉप रेट जो है वो 2% से ज़्यादा है। जी, साथ ही साथ जानना चाहेंगे असीम कि दिल्ली में भी इससे पहले यही टेस्ट जारी हुआ था, तो उसके नतीजे आए थे कि सारी कंपनियां फेल हो गई। अब 12 शहरों में ऐसे टेस्ट होंगे, अब आगे कहां हम जा पाएंगे? जी देखिए, पहले दिल्ली के नतीजे है, उसमें टेलीकॉम कंपनियां फेल। टेलीकॉम कंपनियों की ये दलील थी कि दिल्ली में हमको नेटवर्क नहीं मिलता है, नेटवर्क लगाने के लिए हमें जगह नहीं मिलती है, कई जगह सिक्योरिटी क्लियरेंस हमको वो लेनी पड़ती है। अब हैदराबाद में टेलीकॉम कंपनियां जो है फेल हो गई हैं। कल जो है भोपाल के नतीजे जारी होंगे तो देखना होगा कि भोपाल में टेलीकॉम कंपनियाँ क्या पास होती हैं या नहीं होती हैं, और टेलीकॉम कंपनियों की ये दलील कहाँ तक सही रहती है कि उनको नेटवर्क लगाने के लिए, टावर लगाने के लिए साइट जो है वो नहीं मिलती, क्योंकि अब ये दूसरा शहर है। आगे आने वाले शहरों में देखेंगे किस तरह से टेलीकॉम कंपनियां वहां पे परफॉर्म करती है, क्या कॉल ड्रॉप्स जो है वहां भी जारी रहते हैं या वहां पे कुछ कमी देखने को मिलेगी हमें। बिल्कुल, असीम मनचंदा हमारे संवाददाता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी अपडेट के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ नई सेवाओं की शुरुआत की है, जहां मनपसंद खाने पीने के शौकीन यात्रियों को राजधानी और शताब्दी में ट्रेन के खाने की मजबूरी नहीं होगी। वहीं महिलाएं यात्राओं के बच्चों के लिए खाने की जरूरत पूरी करने के लिए जननी सेवा शुरू की गई है।
रेलवे ने यात्रियों को खास तोहफा दिया है। सफर के दौरान खाने पीने और बच्चों के लिए बेबी फूड की कमी से परेशान यात्रियों को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बड़ा तोहफा दिया है। राजधानी और शताब्दी ट्रेन में अब आपको मजबूरी में खाना नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो टिकट बुक करते समय रेलवे के खाने को मना कर सकते हैं, जिससे आपको किराए में 350 रुपए तक की बचत होगी। रेलवे ने एक राजधानी और एक शताब्दी ट्रेन में अभी ट्रायल के तौर पर इस सुविधा की शुरुआत की है। वहीं ट्रेन में छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रही महिला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जननी सेवा की शुरुआत की है। जननी सेवा के तहत कुछ खास ट्रेनों के अलावा स्टेशनों पर भी दूध, गर्म पानी, बेबी फूड, चॉकलेट और बिस्किट उपलब्ध कराए जाएंगे। जननी सेवा के तहत स्टेशनों पर नवजात और छोटे बच्चों को खाने के लिए बेबी फूड, गर्म दूध, गर्म पानी जैसे आइटम उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही 5 से 12 साल के बच्चों के लिए हेल्दी फूड मुहैया कराने के लिए ट्रेनों में चिल्ड्रन मेन्यू की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में देश के बड़े 25 स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई CST, चेन्नई, नागपुर, पुणे, सूरत, लखनऊ, मुरादाबाद स्टेशनों पर ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हम लोगों ने कुछ स्थानों के ऊपर अभी शुरुआत की है। वहाँ पर बेबी मिल्क रहेगा, हॉट पानी भी रहेगा ताकि लोग कुछ बच्चों को चाहे तो हॉट मिल्क भी दे सकते हैं और बेबी फूड भी रहेगा। साथ ही में जो थोड़े बड़े बच्चे 10-12 साल के, उनको जो आजकल की चाहत है, वो जो जिस तरह का खाना खाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग खाने के लिए अलग अलग जगह पर स्टॉल खोले देंगे। प्रभु ने 2016-17 के रेल बजट में जननी सेवा का ऐलान किया था। ऐलान के 3 महीने बाद इसे लागू कर दिया गया है। संतोष कुमार, जी मीडिया। और सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा है कि नई सिविल एविएशन पॉलिसी पर अभी चर्चा चल रही है और इसे जल्द ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राजू के मुताबिक नई एविएशन पॉलिसी में शामिल करने के लिए ज्यादातर सुझाव टिकट कैंसिलेशन चार्ज कम करने के लिए आए हैं। There are lots of suggestions emerged, and like fellow citizens, you also give suggestions. So all this has to be taken into consideration, and something will emerge. What will emerge is what we think, which will be useful to our country, which will help the growth of this sector. और अब आपको बताते हैं कि एयरलाइंस में टिकट कैंसिल कराने पर कितना चार्ज लगता है। इंडिगो के घरेलू उड़ान में फ्लाइट डिपार्चर के 2 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर 2,250 रुपए चार्ज लगता है। आप देख सकते हैं, वीडियो वॉल के जरिए आपको ये बताएंगे कि इंडिगो के घरेलू फ्लाइट में कैंसिलेशन पर क्या है। डिपार्चर से 0 से 2 घंटे तक पूरा पैसा जब्त हो जाता है। वहीं इंडिगो की बात कर रहे हैं ये। उसके बाद हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर। डिपार्चर से 4 घंटे पहले तक 2,500 रुपए आप देख सकते हैं चार्ज लगता है, जबकि 2 घंटे से कम समय में जैसे 0 से 4 घंटे तक पूरा पैसा जब्त हो जाता है। अब आगे बढ़े तो वहीं स्पाइस जेट की बात करी जो कि घरेलू फ्लाइट है। डिपार्चर से 2 घंटे पहले तक आपका 2,250 रुपए लगता है। वहीं डिपार्चर से 0 से 2 घंटे तक पूरा पैसा जब्त हो जाता है। वहीं अब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की बात करें स्पाइस जेट के, तो डिपार्चर से 4 घंटे पहले तक 2,500 रुपए यानी 2,500 रुपए इसमें लगते हैं और वहीं डिपार्चर से 0 से 4 घंटे तक पूरा पैसा जब्त हो जाता है। तो कितना लगता है कैंसिलेशन चार्ज, यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे वीडियो वॉल के जरिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। हफ्ते भर की देरी के बाद मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल और तमिलनाडु के ज्यादातर हिस्सों और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मॉनसून की बारिश हो रही है और 2 दिन के अंदर मॉनसून पूरे कर्नाटक और केरल को कवर कर सकता है। आमतौर पर मॉनसून 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसके पहुंचने में 1 हफ्ते की देरी हुई है। हालांकि प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने 1 जून के आसपास ही मॉनसून केरल पहुंचने का ऐलान कर दिया था। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक जून से सितंबर के बीच सामान्य से ज्यादा यानी 106% बारिश होगी और मौसम विभाग ने जुलाई में 107 और अगस्त में 104% बारिश की उम्मीद जताई है। दोनों महीने खरीफ की बुआई के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। पूरे केरला में देखने को मिली है।
70 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक बारिश कई जगह के आंकड़े आए हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही उमस भरा मौसम रहेगा, क्योंकि अभी कोई विशेष थंडर शावर वगैरह की उम्मीद नहीं है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। पंजाब, हरियाणा, यूपी में ऐसा कोई हीट वेव इस समय नहीं है, लेकिन क्योंकि पारा 40 के आसपास है और ह्यूमिडिटी है, इसलिए थोड़ा कह सकते हैं कि उमस भरा मौसम बना रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि मॉनसून कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। आज केरल पहुंचने के बाद 9 से 10 जून को तमिलनाडु और उत्तर पूर्व में मॉनसून की बारिश हो सकती है, और इसके बाद केरल से 8 जून के बाद हम चलेंगे दक्षिण की तरफ। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में मॉनसून पहुंचने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व में 10 जून तक मॉनसून पहुंचेंगे, दक्षिण महाराष्ट्र में 13 जून तक पहुंचेंगे मॉनसून, बिहार और झारखंड में 17 जून को, वहीं 22 और 23 जून को उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश की संभावना है। 30 जून आसपास दिल्ली पहुंचेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे उत्तर प्रदेश को मॉनसून कवर कर लेगा। 15 जुलाई तक पूरा देश मॉनसून से कवर हो जाएगा। और भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों पर महंगाई और आफत बरसा रही है। मॉनसून ने भले ही दस्तक दे दी हो, लेकिन दाल और तेल की महंगाई का पारा बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ 10 दिन के अंदर खाने पीने के तेल के दाम 10 रुपए प्रति किलो से ज्यादा बढ़ गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अच्छे मॉनसून की उम्मीद अभी पूरी भी नहीं हुई है कि महंगाई इस उम्मीद पर पानी फेरने को तैयार है। हफ्ते 10 दिन से खाने के तेल और दालों के दाम फिर आसमान छूने लगे हैं। खुद सरकारी आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 29 मई को 90 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिकने वाला सरसों का तेल अब करीब 100 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि सोया तेल का भाव 75 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 81 रुपए पहुंच गया है। वहीं सूरजमुखी का तेल 92 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 102 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, 10 दिन पहले 130 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाला मूंगफली का तेल अब बाजार में 142 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। कीमतों में तेजी के पीछे मांग के मुकाबले सप्लाई में कमी प्रमुख कारण है। रमजान के दौरान तेल की मांग और बढ़ने की संभावना है। तेल के साथ साथ दाल भी फिर से जेब जलाने लगी है। डबल सेंचुरी लगाने के बाद अरहर दाल की कीमतों की रफ्तार भले ही कुछ थमी है, लेकिन बाकी दालें अब एक्शन में आ गई हैं। पिछले 1 महीने में मूंग की दाल 15 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। इस दौरान मूंग दाल का भाव 100 रुपए से बढ़कर 115 रुपए प्रति किलो हो गया है। 1 महीने में चने की दाल का भाव 70 रुपए से बढ़कर 73 रुपए प्रति किलो हो गया है, जबकि मसूर दाल की कीमत में 15 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। जानकारों के मुताबिक सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दालों की सप्लाई मांग के मुकाबले नहीं बढ़ पा रही है। यही वजह है कि दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साल लगातार अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में मॉनसून की बारिश से महंगाई की गर्मी कम हो सकती है। प्रदीप यादव, जी मीडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसानों को फसलों के बदले लोन देगा। हालांकि ये लोन एग्री सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के जरिए दिया जाएगा। एसबीआई ने इसकी पहल जैन इरिगेशन की सब्सिडरी जैन फार्म ग्रेश फूड्स लिमिटेड से जुड़े किसानों के साथ की है। स्कीम के तहत किसानों को फसल की सप्लाई के बदले कंपनी से जो रकम मिलनी है उसी पर लोन दिया जाएगा। इसके लिए किसानों की उपज और उनके पुराने प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। फिलहाल बैंक किसानों को जो लोन देते हैं वो उनके खेत और दूसरी अचल संपत्तियों के बदले ही दिया जाता है। एसबीआई ने इस स्कीम को खासतौर पर हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े किसानों के लिए तैयार किया है, ताकि किसान नई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा रकम खर्च कर सकें और फल, सब्जी जैसी दूसरी चीजों की सप्लाई बढ़ा सकें। मोदी सरकार ने 2019 चुनावों के मद्देनजर 3 साल के शॉर्ट टर्म प्लान बनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए नीति आयोग से प्लान बनाने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि 15 साल के प्रास्ताविक प्लान के अलावा आगामी 3 साल का शॉर्ट टर्म प्लान भी बने। शॉर्ट टर्म प्लानिंग से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक नीति आयोग 2 बैठक कर चुका है और तीसरी बैठक अगले हफ्ते होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अलग अलग सेक्टर के लिए वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने रोजगार के अवसर और कृषि आय बढ़ाने पर ज्यादा जोर देने को कहा है। इसके अलावा उन राज्यों की पहचान करने और मौके ढूंढने को कहा गया है जहां ज्यादा नौकरियां पैदा की जा सकती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। मोदी ऐसे 5वें प्रधानमंत्री होंगे जो संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के टॉप सीईओ से मुलाकात कर भारत में निवेश का न्योता दिया है। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी का भाषण भारतीय समय के अनुसार करीब 8:30 बजे होगा। करीब 45 मिनट के भाषण में पीएम न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान मजबूत हुई है। इससे पहले आज पीएम वॉशिंगटन में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में पहुंचे। अमेरिकी कंपनियों के टॉप सीईओ से मुलाकात कर भारत में निवेश पर चर्चा की। इंडिया प्रेजेंट्स अ लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट, बट India is much more than a market. India is a reliable partner, a source of high quality scientific, engineering and managerial talent. पीएम मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले भारत के 5वें प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव और राजीव गांधी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं। अमेरिकी संसद ने 2005 में मोदी के अमेरिका आने पर रोक लगाई थी। और अब बात करते हैं सोशल एडिक्शन की। नशे की लत छुड़ाने के लिए कई केंद्रों और अस्पतालों के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन अब एक ऐसी लत छुड़ाने का क्लिनिक शुरू हो गया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस क्लिनिक का नाम है फेसबुक एडिक्शन क्लिनिक, यानी फेसबुक नशा मुक्ति केंद्र। और इस क्लिनिक को खोला गया है अल्जीरिया में। फेसबुक आज गुस्सा, शोक और खुशी जाहिर करने का जरिया बन चुका है। लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा माध्यम है जहां वे अपनी बात कह सकते हैं। उत्सवों की बधाइयों से लेकर शादी तक, नए बच्चे के जन्म से लेकर अपने प्रियजनों को खोने तक सारी गतिविधियां अब फेसबुक पर ही अपडेट होती हैं। लेकिन यही फेसबुक अब लत बनता जा रहा है। ये लत ड्रग्स के नशे जैसा होता जा रहा है। फेसबुक की लत लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार कर रहा है। इसीलिए अब हालत ये हो गई है कि फेसबुक के नशे की लत को दूर करने के लिए क्लिनिक भी खुलने लगे हैं। अल्जीरिया में फेसबुक की लत को खत्म करने के लिए एक क्लिनिक खुली है। नाम है फेसबुक एडिक्शन क्लिनिक। अल्जीरिया के पूर्वी शहर कॉन्स्टेंटाइन में मई में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स का एक समूह इस क्लिनिक में काम करेगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओफिर तुरिल के रिसर्च के मुताबिक फेसबुक में कोकीन के नशे जैसी लत होती है। रिसर्च में पाया गया है कि फेसबुक की लत दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय करती है जो कोकीन से होता है। ये भी पाया गया कि फेसबुक एमिगडाला को भी तेजी से सक्रिय कर देता है। चीन और दक्षिण कोरिया के बाद अल्जीरिया दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां ऐसी क्लिनिक खुली है। जिस तेजी से फेसबुक और दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोगों की निर्भरता बढ़ रही है, उससे वो दिन दूर नहीं जब हर देश में फेसबुक या इंटरनेट की लत से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए क्लिनिक खुलने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फेसबुक की लत के लक्षण क्या हैं वो हम आपको वीडियो वॉल के जरिए बताते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको भी सोशल एडिक्शन है कि नहीं। पहला लक्षण है स्ट्रेस लेवल का बढ़ना। स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो जाता है, दैट मींस यू आर एडिक्टेड टू फेसबुक। दूसरा लक्षण है व्याकुलता या फिक्र, वरी या एंजाइटी। अगर आपको हो रही है तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है जिंदगी में नेगेटिविटी का आना, आप हर चीज को नेगेटिव देखते हैं। चौथा लक्षण है मेंटल हेल्थ की दिक्कत होना, मेंटली आप थोड़े इम्बैलेंस हो रहे हैं। और पांचवा लक्षण है तेजी से मूड बदलना, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं। यह भी एक लक्षण है कि आप फेसबुक सोशल एडिक्शन से प्रभावित हैं। फिलहाल फेसबुक के ज्यादा इस्तेमाल से कई नुकसान हो सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर टीनेजर्स और नौजवानों पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि फेसबुक की दुनिया में जाने से यूजर्स नशे जैसी लत के शिकार कैसे हो जाते हैं। आपको बताते हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट। अब सवाल उठता है कि फेसबुक या इंटरनेट एडिक्शन होता क्यों है। पहली वजह, कम चेष्टा। फेसबुक का फॉर्मेट ऐसा है कि यूजर्स कम से कम चेष्टा में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क साध सकते हैं। पोस्ट शॉर्ट और आसान होते हैं, इसलिए पोस्ट को पढ़ना भी आसान होता है। दूसरी वजह, एक बार में कई लोगों तक अपनी बात कह सकते हैं। तीसरी वजह, फेसबुक वो फोरम है जिसमें अपने ईगो या इमोशंस को बेहद आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
एक छोटी सी फोटो पर आपको ढेरों लाइक्स और बधाइयाँ मिलती हैं। ये लाइक्स और बधाई आपको लत की हद तक ले जाता है। कुछ लोगों में इतना ज़्यादा रुझान है इसकी तरफ, वो इतना ज़्यादा समय इसमें बिताते हैं कि अपनी सोशल लाइफ, अपनी जो भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। फेसबुक की लत की चौथी वजह है फेसबुक मूड बूस्टर है। कुछ लोगों के मुताबिक फेसबुक को वो तब इस्तेमाल करते हैं जब वो उदास होते हैं या फिर टेंशन में होते हैं। फेसबुक उनके मूड को बदल देता है। जिसको भी इंटरनेट डिसऑर्डर होगा, उनका फेसबुक पेज देखेंगे तो उनको 2-3 हज़ार फ्रेंड्स होंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में उसको एक भी दोस्त नहीं है। वो स्कूल में किसी से बात नहीं करता है, वो विद्रॉन रहता है। फेसबुक के इस्तेमाल करने वाले खुद को अकेला महसूस नहीं करते। यही वजह है कि फेसबुक को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं। भारत सहित दुनिया भर में फेसबुक यूजर्स की तादाद तेजी से बढ़ रही है। 10% के करीब भारतीय फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या 14 करोड़ 20 लाख के पार हो चुकी है। ऐसे में फेसबुक और दूसरे सोशल साइट से होने वाले नुकसान को भारत में नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।